ओके सर। तो इसमें देखो ये डाटा एनालिसिस का था, पढ़ा था तुमने, मैंने कहा था पढ़ लेना इसको अच्छे से, गो थ्रू हो जाना पीडीएफ को, किसी ने नहीं पढ़ा होगा आई थिंक। थोड़ा पढ़ा है सर। थोड़ा क्यों पढ़ना चाहिए ना, जो काम देते हैं उसको तो पढ़ते नहीं थे। कहोगे एग्जाम नजदीक आ गया, अब तुम्हारे अगस्त में एग्जाम हो जाएंगे। अगस्त में एग्जाम है सर? हाँ सभी के होंगे, तो हो सकता है आपकी बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आ जाएं। जीजे वाले कह रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देंगे। तो इसमें देखो डाटा एनालिसिस क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड मॉडलिंग डाटा टू डिस्कवर यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। तो क्या प्रोसेस है इसमें क्लीनिंग का, पहले तो डाटा क्लीन करते हैं, जो हमें रेलेवेंट है, रिक्वायर्ड है, उसको हम इसमें कलेक्ट करते हैं। उसके बाद क्लीनिंग होने के बाद हम ट्रांसफॉर्मिंग करते हैं डाटा को, जो रिलेवेंट होता है उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। किसमें ट्रांसफॉर्म करते हैं? यूजफुल इंफॉर्मेशन में। एनालिसिस करके बाय यूजिंग सम टूल्स एंड टेक्निक्स, कुछ टूल्स एंड टेक्निक, कुछ मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करके उसको, जैसे क्लीन करके हम गेहूं को क्लीन करते हैं, फिर उसको पिसवाते हैं चक्की में, उसका गेहूं से आटा बन जाता है। तो इसी तरह ट्रांसफॉर्मिंग होती है कि डाटा जो रेलिवेंट है हमने क्लीनिंग कर लिया, उसके बाद उसको हमने ट्रांसफॉर्मिंग करना है एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन में। ठीक है, किस लिए? कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन डिस्कवर करने के लिए, एक डिसीजन लेने के लिए हमें पता लगाना होता है कि एनालिसिस करके कि ये इंफॉर्मेशन क्या कहती है और इसके बेसिस पे हम आगे क्या डिसीजन ले सकते हैं। इसीलिए डाटा एनालिसिस करना जरूरी है। ठीक है, तो किसका प्रोसेस है ये? डाटा एनालिसिस। इसे प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग, ट्रांसफॉर्मिंग एंड मॉडलिंग डाटा टू डिस्कवर, क्या डिस्कवर करने के लिए? यूजफुल इंफॉर्मेशन। इसके लिए बिजनेस डिसीजन मेकिंग के लिए, या कोई और रिसर्च के लिए, या कोई हमारे रिसर्च स्टडी के लिए। तो पर्पस क्या है डाटा एनालिसिस का? इज टू एक्सट्रैक्ट मतलब निकालना, यूजफुल इंफॉर्मेशन को निकालना फ्रॉम डाटा। किससे? डाटा से। टेकिंग द डिसीजन बेस्ड ऑन अपॉन द डाटा एनालिसिस के ऊपर जो हमारी इंफॉर्मेशन आई उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। इसलिए डाटा एनालिसिस क्या है? टू एक्सट्रैक्ट द यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटा। डाटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना। समझ में आ गया डाटा एनालिसिस क्या होता है? यस सर। यस सर। तो ये बिजनेस के पर्पज से भी कर सकते हैं हम, कोई अपनी यूजफुल लाइफ के लिए भी हम कोई डाटा एनालिसिस कर सकते हैं, कोई हमारी इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसके लिए एनालिसिस कर सकते हैं हम कि एक हमारी ग्रोथ कितनी होगी, हम इतना इन्वेस्ट करते हैं तो क्या हमारी जो है वो होगी, इन्वेस्टमेंट रेट क्या होगी, रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा हमारा, ये सब इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम डाटा एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जरूरी होता है। तो वाई डाटा एनालिसिस? टू ग्रो योर बिजनेस, बिजनेस की ग्रो के लिए लाइफ में। समटाइम यू नीड टू डू एनालिसिस बिजनेस ग्रोथ देखने के लिए, या उन इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन सबसे इम्पोर्टेंट है या जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करती है हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए। तो उस इंफॉर्मेशन का पता लगाना बहुत जरूरी है ताकि उन इंफॉर्मेशन पे हम फोकस कर सकें, उनको बढ़ा सकें जो हमारे बिजनेस को ग्रो कर रही है, बढ़ा रही है। तो वो कैसे पता लगेगी? एनालिसिस करके। जो हमारे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, डाटा इकट्ठा करेंगे, फिर उनको एनालिसिस करके पता लगाएंगे क्या ऐसी कोज है जिससे हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है बिजनेस में। इसलिए जरूरी है डाटा एनालिसिस। ठीक है, अब देखो कुछ डाटा एनालिसिस के टूल्स है। आर मेथड भी होता है, आर जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी है, पाइथन भी है, सास भी आता है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टूल भी आता है, जावा से भी एनालिसिस करते हैं, मैटलैब भी आती है, एसक्यूएल से भी, और एसपीएसएस भी, एक ईवीव्स आता है। ये सारे सॉफ्टवेयर हैं डाटा एनालिसिस को करने के लिए, मीन, मीडियन, मोड निकालना हो, कोरिलेशन, रिग्रेशन जो भी निकालना हो, तो ये सब यूज होते हैं डाटा एनालिसिस। अब देखो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ डाटा एनालिसिस, टेक्निक्स एंड मेथड्स। कौन कौन सी टाइप्स या टेक्निक्स या मेथड्स होते हैं? एक तो होती है टेक्स्ट एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, डायग्नोस्टिक एनालिसिस,
predictive analysis and prescriptive एनालिसिस। तो ये हम अलग अलग तरह की होती है। टेक्स्ट एनालिसिस तो हम ओनली टेक्स्ट होता है हमारे पास, डाटा माइनिंग करके टेक्स्ट को इकट्ठा करके उनको पढ़ के रीड करके फिर हमारा कंक्लूजन निकालते हैं, वो हमारा टेक्स्ट एनालिसिस होता है, जिसमें हम डाटा माइनिंग टूल्स का यूज करते हैं। इसमें जो रो डाटा है उनको हम बिजनेस इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, रो डाटा करके उनको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं, कैलकुलेट कर एनालिसिस करके। तो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स है वो हमारा मार्केट में हेल्प करते हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन लेने में। तो ओवरऑल हम अगर बात करें तो एग्जामिन करते हैं और जो भी डाटा हमने एग्जामिन किया या जो हमने इकट्ठा किया है टेक्स्ट या इंफॉर्मेशन, उसके बेसिस पे हम इंटरप्रेट करते हैं हमारे डाटा को, रिजल्ट जो टेक्स्ट होता है उसके अंदर। एक होता है टेक्स्ट स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस हम किस लिए निकालते हैं, ये दिखाती है व्हाट हैपेंड, क्या हो रहा है, क्या हुआ। बाय यूजिंग पास्ट डाटा को यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डैशबोर्ड्स। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इंक्लूड्स कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन एंड मॉडलिंग ऑफ द डाटा। वही सारा रिसर्च का प्रोसेस लिख देंगे यहाँ पे। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस क्या होता है, डाटा कलेक्शन करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं, फिर इंटरप्रेट करते हैं, फिर डाटा को प्रेजेंट करते हैं, फिर मॉडलिंग ऑफ द डाटा की मॉडलिंग। ठीक है, ये पूरा इसमें रिसर्च का प्रोसेस लिख देंगे। तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वही होती है जहाँ पे हम ये पता लगाना कि क्या हो रहा है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट डाटा को हम ध्यान में रखते हैं। तो इसमें एक सेट ऑफ डाटा होता है जिसको हम सैंपल डाटा बोलते हैं। तो एक सैंपल लेगी, उस सैंपल की स्टडी की जाती है, उस सैंपल के बेसिस पे हम पूरी पॉपुलेशन को हम मेजर करते हैं। तो इसमें एनालिसिस करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं, दो तरह का इसमें कैटेगरीज होती हैं। एक तो होती है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एंड इन्फेरेंशियल एनालिसिस। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में अगर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात करें, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है। अब डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होती है कि एनालाइज करते हैं कंप्लीट डाटा को और ए सैंपल ऑफ समराइज न्यूमेरिकल डाटा, जिसमें हम न्यूमेरिकल डाटा को कंसीडर करते हैं। या तो पूरे डाटा हमारे पास है कम है तो पूरे डाटा को इंक्लूड कर लेते हैं, या डाटा बहुत ज्यादा है जो पॉसिबल नहीं है कि सारा डाटा हम कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके हम अपना रिजल्ट निकाल सके। तो इस केस में जब पॉपुलेशन ज्यादा हो तो उस केस में हम एक सैंपल निकाल लेते हैं, उस सैंपल के ऊपर स्टडी करते हैं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ, और इसमें सारा हम न्यूमेरिकल डाटा को मेजर करते हैं। इट शोज मीन एंड डेविएशन फॉर द कंटीन्यूअस डाटा, whereas the percentage and frequency for categorical data। तो ये शो करता है, इट शोज मीन एंड डेविएशन फॉर कंटीन्यूअस डाटा में हम क्या यूज करेंगे, या तो मीन डेविएशन या स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करेंगे। कैटेगरिकल डाटा में हम कौन सा यूज करेंगे, कौन सा स्केल यूज करेंगे, या तो परसेंटेज या फ्रीक्वेंसी, ये यूज करेंगे अगर हमारा डाटा कैटेगरी में है, कैटेगरिकल में। अगर कंटीन्यूअस डाटा है हमारा, कंटीन्यूअस सीरीज में हम यूज करेंगे या तो मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, या हम ये यूज करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, मीडियन मोड, एवरेज, ये यूज करेंगे। तो ये होती है हमारे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। फिर आती है इन्फेरेंशियल एनालिसिस। इन्फेरेंस मतलब कुछ निकालना। तो analyze the sample from complete data. In this type of analysis, you can find different conclusions from the same data by selecting different samples. तो inferential statistics या inferential analysis क्या होती है, इसमें हमें complete data के बजाय हम उसमें से सैंपल निकालते हैं, उस सैंपल के ऊपर स्टडी करते हैं। हो सकता है एक पॉपुलेशन है पूरी सिटी, इस सिटी में हो सकता है हमने कई सैंपल ले लिए, या हमने एक सैंपल इधर से ले लिया, एक इधर से ले लिया, एक इधर से, एक इधर से ले लिया पूरी सिटी में, और उसके बेसिस पे हमने सैंपल के बेसिस पे हमने डाटा एनालिसिस कर लिया। फिर हमने एक सैंपल इधर से ले लिया, एक इधर, एक इधर, एक इधर ले लिया, फिर एक ग्रुप और बन गया सैंपल का, फिर एक ग्रुप और बन गया, इनका ग्रुप बन गया, इनका ग्रुप बन गया। तो इस तरह से जो एनालिसिस करते हैं हम डिफरेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम डिफरेंट सैंपल से अलग अलग तरह के सैंपल लेके अलग अलग तरह की कंक्लूजन, अलग अलग तरह की स्टडी कर सकते हैं हम इन्फेरेंशियल एनालिसिस। क्लियर है? आवाज नहीं आ रही, कहाँ गए सारे? Yes sir. अब उसके बाद आता है हमारा डायग्नोस्टिक एनालिसिस।
डायग्नोस्टिक एनालिसिस क्या होता है, जैसे डॉक्टर डायग्नोस करता है ना बीमारी का, बार बार रिपीट करके, बार बार दवाइयां चेंज करके, मेडिसिन चेंज करता है, उसी तरह डायग्नोस्टिक एनालिसिस है। इसमें हम ये करते हैं व्हाई डिड इट हैपन, ये क्यों हुआ, क्योंकि डायग्नोस तो बाद में कर सकते हैं ना, जब हो चुका होता है कोई चीज, पहले तो डायग्नोस कर नहीं सकते, हमें पता ही नहीं क्या है, हम ऐसे जाके किसी पेशेंट का फिर डायग्नोस करने लगेंगे, हमें सिम्टम्स लगेंगे उसके अंदर क्या है तभी तो करेंगे। तो व्हाई डिड इट हैपन, जब कुछ हो चुका होता है उसके बाद हम निकालते हैं, ये पता लगाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसका पता लगाते हैं ऐसा क्यों हुआ, उसको हम डायग्नोस्टिक एनालिसिस करते हैं। तो उस केस में हम डायग्नोस्टिक एनालिसिस करके ये पता लगाते हैं कि ये बीमारी क्यों हुई या ये प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई। तो इसमें कोज हम निकालते हैं एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में। तो इसमें जो हम एनालिसिस में क्या करते हैं कि एक बिहेवियर पैटर्न को एनालिसिस करते हैं, एक डाटा को। अब जैसे कोरोना है, कोरोना के साइंटिस्ट क्या करते हैं, बिहेवियर पता लगाते हैं कि कैसे बिहेवियर कर रहा है वो, उससे बॉडी में जाके, ह्यूमन बॉडी में जाके कैसे बिहेव करता है, उसका ग्रोथ का पैटर्न क्या है, उस ग्रोथ के पैटर्न को खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे बढ़ रहा है। तो इसमें वायरस का ग्रोथ कहाँ से हो रही है, उसका ग्रोथ होने का पैटर्न क्या है, किस पैटर्न पे वो इंक्रीज हो रहा है ह्यूमन बॉडी में जाके, कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है, कहाँ से उसकी सेल्स क्रिएट हो रही है उस वायरस की, तो उसका पता लगाते हैं। ये क्या है, डायग्नोस्टिक एनालिसिस है। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, उसके sir. बाद है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस में क्या होता है, हम प्रिडिक्ट करते हैं कि व्हाट इज लाइकली टू हैपन, क्या होने जा रहा है या क्या होगा। देखो स्टार्टिंग में क्या बताया था मैंने, डिस्क्रिप्टिव में तो ये पता लगाते हैं न्यूमेरिकल डाटा ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डाटा जो हमारा होता है। इन्फरेंस स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि हम डिफरेंट कंक्लूजन निकालते हैं फ्रॉम द पास्ट डाटा। इसमें तो क्या था, डाटा माइनिंग। इसमें व्हाट हैपन, स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं, व्हाट हैपन क्या हुआ है उसका पता लगाते हैं। डायग्नोस्टिक में व्हाट डिड हैपन, यह क्यों हुआ, और प्रिडिक्टिव में फ्यूचर के बारे में। एक तो स्टार्टिंग में जो बता रहा है ये हमारा बता रहा है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बता रहा है व्हाट हैपन, ये प्रेजेंट की स्टडी के बारे में बता रहा है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। डायग्नोस्टिक एनालिसिस बता रहा है हमारा पास्ट के बारे में, व्हाई डिड इट हैपन, ये क्यों हुआ। और प्रिडिक्टिव एनालिसिस बताएगा व्हाट इज लाइकली टू हैपन, ये फ्यूचर की प्रेडिक्शन के बारे में कि व्हाट इज लाइकली टू हैपन, क्या होगा। बाय यूजिंग अ प्रीवियस डाटा, पास्ट डाटा को ध्यान में रखते हुए हम फ्यूचर का बताएंगे। अब कोई भी जैसे ये होते हैं साइंटिस्ट होते हैं, या हम कह सकते हैं जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, या जो वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं वेदर फोरकास्टिंग, पास्ट डाटा के बेसिस। जब उनको पैटर्न पता होगा पास्ट डाटा में कितना इंक्रीज हो रहा है, तभी वो प्रेडिक्ट कर पाएगा ना आगे क्या हो रहा है। तो इसमें देखो सिंपलेस्ट एग्जांपल ये है, इफ लास्ट ईयर आई बॉट 2 dresses based on my savings, and if this year my salary is increasing double, then I can buy 4 dresses. But of course it's not easy like that, because you have to think about other circumstances, like chances of prices of clothes is increased this year, or maybe instead of dresses you want to buy a new bike, or you need to buy a house. So here is this analysis make prediction about future outcomes based on the current or past data. So forecasting is just an estimate. Its accuracy is based on how much detailed information you have and how much you dig in it. तो टोटली डिपेंड करती है हमारे ये इंफॉर्मेशन भी, कैसे एक्यूरेटली आपने इंफॉर्मेशन जब प्रीवियस या लास्ट की इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की है, वो इंफॉर्मेशन कितनी करेक्ट है। अगर आप इंफॉर्मेशन करेक्ट है तो आप एग्जैक्टली उसमें प्रेडिक्ट कर सकते हो, 19-20 का फर्क होगा। लेकिन आपको बिल्कुल गलत कर ली इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग, तो ये अज्यूम कर लिया आपने कि पिछले महीने मेरी सेल 10% बढ़ी थी, हो अब की बार भी 10% बढ़ेगी, जरूरी नहीं। अब सिचुएशन अलग होगी। 2 महीने पहले आप कोई बिजनेस सोचेगा, 2 महीने पहले किसी ने प्रेडिक्ट की थी कि मेरी 2 महीने पिछले अच्छी सेल हुई थी, तो आने वाले 2 महीने भी अच्छी सेल होगी, उन्हें प्रेडिक्ट कर लिया। लेकिन क्या पता था कोरोना आ जाएगा, कोरोना की वजह से सारा डाउन हो गया, सेल वगैरह बिजनेस वगैरह सब डाउन हो गए। तो उसकी प्रेडिक्शन कुछ सर्कमस्टांसेस कंडीशंस होती हैं जो हमने डीपली स्टडी करनी पड़ती है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, उसी बेसिस पर हम आगे प्रेडिक्शन करते हैं। अब कोरोना आगे पता चल गया लोगों को, अब इसी हिसाब से आगे की फ्यूचर की वो
फोरकास्टिंग करेंगे अपने बिजनेस को लेकर, वैसे डिसीजन बनाएंगे। तो ये होता है हमारा प्रेडिक्टिव एनालिसिस। समझ में आ गया? आ गए सारे? Yes, sir. ये रेडमी वाला कौन है? रेडमी कौन है भैया? रेडमी पता नहीं सर। तो उसके बाद आता है हमारा प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या होता है? प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में क्या होता है? कंबाइंस करते हैं इनसाइट फ्रॉम ऑल प्रीवियस एनालिसिस टू डिटरमाइन व्हिच एक्शन टू टेक इन द करंट प्रॉब्लम और डिसीजन। So most data-driven companies are utilizing prescriptive analysis because this predictive and descriptive analysis are not enough to improve data performance. Based on the current situation and problems, they analyze the data and make decisions. तो prescriptive analysis क्या होती है? Combine करती है insight from all previous analysis to determine कि पीछे की जो analysis उन्होंने कर ली है, उस analysis को ये base बनाते हैं और प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हैं, करंट प्रॉब्लम क्या है और डिसीजन क्या लेने हैं। तो ये क्या करते हैं? इनसाइट फ्रॉम पिछली जो एनालिसिस की है उससे डाटा इंफॉर्मेशन लेते हैं और जो प्रेजेंट में जो क्या सिचुएशन उनको कंबाइन करते हैं, फिर पीछे जो एनालिसिस की थी और करंट जो प्रॉब्लम है उन दोनों को कंपेयर करते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं, क्या पीछे जो हमने एनालिसिस की थी वो किस सिचुएशन में की थी, क्या जो एनालिसिस हमने पीछे की थी क्या आज करंट में वही सिचुएशंस है या डिफरेंट सिचुएशंस है। तो उसको एनालिसिस करके और डाटा कलेक्ट करके वो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करते हैं, क्योंकि जो प्रेडिक्टिव और डिस्क्रिप्टिव जो एनालिसिस होती है वो इनफ नहीं होती डाटा की परफॉर्मेंस के लिए, क्योंकि हमने प्रेडिक्टिव या डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर लिया तो वो तो या तो प्रेजेंट का बताते हैं या प्रेडिक्टिव फ्यूचर का बताते हैं। प्रेजेंट और उसको कंबाइन करके हमें ये पता लग जाता है कि हमने और अब इस टाइम पीछे हमने एनालिसिस की थी तो उसको हमने बेस बनाया, तो अब करंट में क्या सिचुएशन है, तो कैसे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं डाटा को और कैसे हम जो डिसीजन ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्रूव्ड जो परफॉर्मेंस है डाटा की वो कैसे कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन एंड प्रॉब्लम दे एनालाइज द डाटा एंड मेक डिसीजन। जो करंट सिचुएशन एंड प्रॉब्लम्स है उस बेसिस पे वो एनालिसिस करते हैं और इसको देखते हैं जो प्रीवियस या लास्ट ईयर की जो एनालिसिस है उसको ध्यान में रखते हैं। उसके प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है ना, मेडिसिन ले ये ले लेना ये ले लेना, वो आपका देख के आपके हाव देख के आपकी बीमारी देख के, इसी तरह वो पुरानी प्रॉब्लम पुराना एनालिसिस देख के उससे प्रिस्क्रिप्शन लेके एडवाइस लेके पुरानी एनालिसिस से करंट सिचुएशन को एनालिसिस करते हैं। क्लियर है? अब हमारे पास आगे डाटा एनालिसिस प्रोसेस। डाटा एनालिसिस प्रोसेस है, इसमें हम कुछ स्टेप फॉलो करते हैं, इंपॉर्टेंट है डाटा एनालिसिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं? सबसे पहले डाटा रिक्वायरमेंट गैदरिंग, पहले तो जो रिक्वायर्ड डाटा है उसको गैदर करते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन गैदरिंग या डाटा गैदरिंग हम कहते हैं। इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं या डाटा को हम गैदर करते हैं, जो इंपॉर्टेंट है हमारी इंफॉर्मेशन उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। सेकंड स्टेप में इंफॉर्मेशन हमने अलग अलग जगह से हमने कर ली, फिर उसको एक जगह डाटा का कलेक्शन करते हैं। क्या क्या डाटा रिक्वायरमेंट है उसको हमने कर, पहले तो ये करेंगे कि डाटा की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, किस किस तरह का डाटा किस किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें जरूरत है। ये इंफॉर्मेशन हमने गैदर कर ली, पहले ये इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे डाटा की रिक्वायरमेंट क्या है, फिर डाटा की रिक्वायरमेंट पता चल जाएगी, उस डाटा को हम कलेक्ट करेंगे। सेकंड स्टेप में डाटा कलेक्शन। तो डाटा कलेक्शन कौन कौन से सोर्स से करते हैं? भूल गए? डाटा कलेक्शन कौन कौन से सोर्स से करते हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। डाटा कलेक्शन प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड से कर सकते हैं। फिर उसके बाद डाटा क्लीनिंग करते हैं, आउटलायर्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं हमारी स्टडी को, या एक्सटर्नल वेरिएबल्स हैं उसको देखते हैं।
एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स जो बाहर से इफेक्ट कर सकते हैं, ऐसे वेरिएबल फैक्टर्स जो हमारी स्टडी को अफेक्ट कर सकते हैं, उनको निकाल देते हैं हमारी स्टडी के अंदर से, जो इररिलेवेंट है, वो डाटा क्लीनिंग की स्टेज होती है। उसके बाद हम आते हैं जब हमारे पास रिफाइंड डाटा हो जाएगा। रिफाइंड डाटा के ऊपर हम टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स से हम डाटा एनालिसिस करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी यूज कर सकते हैं, इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स भी यूज कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिक्स भी यूज करते हैं, मीन मीडियन सिचुएशन बड़ी स्माइल बहुत हार्ड बाकी सबकी दूर खड़ी अच्छी नहीं लग रही तू मेरे कोरिलेशन रिग्रेशन, तो बहुत से जितने भी हम यूज करके इन स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड टेक्निक को यूज करके हम डाटा एनालिसिस करते हैं। डाटा एनालिसिस के बाद हमारा आता है डाटा इंटरप्रिटेशन। फिर उसके बाद डाटा को हम इंटरप्रेट करते हैं। हमारी टेबल बन गई, यहाँ से डायग्राम हमने बना दिए, बार चार्ट बना दिए, टेबल्स बना दी हमने, ठीक है। ऑप्टिक से अलग अलग चश्मा लिया, घर पहुंचा तो मॉम स्टिक से मारे मुझे सदमा दिया, बोली कि तू प्यार में नहीं पढ़ना लेकिन मैं पढ़ने लगा था। कौन है जेंटलमैन, कौन है भाई? कौन है ये? उसके बाद हमारे पास आता है डाटा विजुअलाइजेशन। डाटा इंटरप्रेट कर लेंगे हम, टेबल वगैरह बनाने के डायग्राम, फिर उनकी नीचे इंटरप्रिटेशन देंगे कि डाटा टेबल क्या कह रही है या डायग्राम क्या कह रहा है, बार चार्ट है वो क्या कह रहे हैं, टेबल्स के बारे में हमने कंक्लूजन निकाला, उसको हम राइट करेंगे, लिखेंगे, वो इंटरप्रेट करेंगे, डाटा को हम लिखेंगे क्या कंक्लूजन निकला। उसके बाद डाटा विजुअलाइजेशन, फिर डाटा को विजुअलाइज करेंगे। विजुअलाइज मतलब कोई लाट में हम बार डायग्राम या ग्राफ बना के या चार्ट बना के पैटर्न उसको शो करेंगे हम, या कुछ ऐसे विजुअलाइज करेंगे, या हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करेंगे। तो डाटा विजुअलाइजेशन या प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, प्रेजेंटेशन। तो ये पूरा प्रोसेस था डाटा एनालिसिस का प्रोसेस। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ये सारे मेथड हैं, रिग्रेशन एनालिसिस हम यूज कर सकते हैं, फैक्टर एनालिसिस यूज कर सकते हैं, क्लस्टर एनालिसिस यूज कर सकते हैं, कंजॉइंट एनालिसिस यूज कर सकते हैं हम डाटा एनालिसिस के लिए, ठीक है। तो डिफरेंट मेथड स्टैटिस्टिकल टूल हम डाटा एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं, अलग अलग मेथड्स। ये डिस्क्रिप्टिव वाला मैं कल कर दूंगा, ठीक है, टॉपिक। आज ये इतना कर लो आप, ठीक है। कौन कौन है परसेंट? दीक्षा और सनिया, ओके। चलो ये मैं वीडियो भेज दूंगा आपको, देख लेना अच्छे से, और सब्सक्राइब कर लो, नहीं कर रखा है तो यूट्यूब पे मैं बार बार कह रहा हूँ। ओके सर।